टू डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात हो रही है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस किसे कहते हैं। ये एक ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें ऑर्गन का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ऑर्गन जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं देता है और इंसुलिन को रेजिस्टेंस शो करता है, और उस इंसुलिन के रेजिस्टेंस शो करने की वजह से इंसुलिन अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाता है। कैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर? वही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन का नाम टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस है। मोस्ट कॉमनली 90% टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस पाया जाता है कि इसमें यूएस पीपल में। और इसके अलावा जो लोग ज़्यादातर ओबेस पर्सन्स होते हैं, जो एडल्ट्स जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, उनमें ऑर्गन को क्या हो जाता है, ऑर्गन इंसुलिन रेजिस्टेंस शो कर देता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस शो करने की वजह से इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स क्या हो जाता है, इंसुलिन के रिसेप्टर की अमाउंट कम हो जाती है। इंसुलिन के रिसेप्टर कम हो जाते हैं और इस इंसुलिन के रिसेप्टर कम होने की वजह से क्या होते हैं, इंसुलिन अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से क्या आ जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें फीचर्स की, वही कहानी है। फीचर्स में पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिस्फेसिया की कंडीशन आएंगी, और साथ साथ हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी। लेकिन इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि टाइप 2 में जो ये फ़ीचर्स आते हैं, ये फ़ीचर्स क्या होते हैं, ये साइलेंट होते हैं। ये सिम्टमेटिक इतनी जल्दी शो नहीं करते, और ये इतनी जल्दी सिम्टम्स शो नहीं करते। और साथ में आपको पता भी होना चाहिए कि ब्लड शुगर जो है नॉर्मल, आपको पता है कि ब्लड शुगर नॉर्मल कितना है, 70 से लेकर 120 मिलीग्राम पर DL, ये नॉर्मल ब्लड शुगर है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रैंडम ब्लड शुगर की बात की जाए तो रैंडम ब्लड शुगर इज़ व्हाट, रैंडम ब्लड शुगर इज़ ग्रेटर देन 200 मिलीग्राम पर DL। और इसके अलावा फास्टिंग ब्लड शुगर की बात की जाए, फास्टिंग ब्लड शुगर इज़ ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम पर DL। तो ये कंडीशन आप आ जाती जब 126 से फास्टिंग बढ़ जाए या 200 मिलीग्राम पर DL से बढ़ जाए, तो उस कंडीशन का नाम डायबिटिक मेलाइटिस है। और अगर इंसुलिन रिसेप्टर की वजह से हो तो क्या है, टाइप 2 डायबिटिक। अभी तो जो पर्सन क्या है, ओबेस है, तो उसको ओबेस पर्सन को क्या करना है, ओबेस पर्सन को एज ए ट्रीटमेंट के तौर पर आपने क्या करना है, वेट लॉस ट्रीटमेंट देनी है, डाइट अच्छा देना है, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज होगी, डाइट्स होगी, तो फिर जाके इंसुलिन की जो क्या है, इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है, ये क्या होंगी, इंसुलिन की रेजिस्टेंस ख़त्म होगी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म कैसी होंगी, ये सारी कॉम्प्लिकेशन उस वक्त ख़त्म होंगी जो क्या करते हैं, वेट लॉस डाइट। अगर हाँ, इसके अलावा अगर वेट लॉस डाइट के अलावा ओबेसिटी का शिकार नहीं हो, इंसुलिन रिसेप्टर्स क्या हैं, ब्लॉक हैं, तो उसके इंसुलिन रिसेप्टर्स को ड्रग्स थेरेपी दी जाती है। उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, एक का नाम है सल्फोनाइल यूरिया और दूसरे का नाम है मेटफॉर्मिन। सल्फोनाइल यूरिया और मेटफॉर्मिन क्या करते हैं, ये दो ऐसे ड्रग्स हैं जो काउंटर करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को। तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म होने की वजह से हाइपर ऑस्मोलरिटी क्या हो जाती है, हाइपर ऑस्मोलरिटी या हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी देखें, यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आ रही है, यहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या आ रही है, 200 से ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये ग्लूकोज अगर आपको पता होना चाहिए कि 500 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाए, 500 मिलीग्राम पर DL से ये ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। क्या काज करेगा, लाइफ थ्रेटनिंग इस तरह काज करेगा, इट विल लीड्स टू हाइपोटेंशन,
ये हाइपोटेंशन काज कर देगा और हाइपोटेंशन के साथ साथ पेशेंट में क्या काज करेगा, कोमा की कंडीशन काज कर देगा। और इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में यहाँ पर इसमें कीटोन बॉडीज़ एब्सेंट होती हैं, कीटोन्स आर एब्सेंट। उसमें कीटोन प्रेजेंट थे, यहाँ पर कीटोन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्कुलेटरी इंसुलिन जो होता है वो मौजूद होता है। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस किसे कहते हैं? टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस की अगर बात की जाए, यह हर उस डायबिटिक मेलाइटिस का नाम है जिसमें क्या होता है, ऑर्गन का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। उसमें इंसुलिन ही नहीं था, यहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कॉम्प्लिकेशन आएगी, लाइक हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन के जो रिसेप्टर हैं ये कम हो जाएंगे और ब्लॉक हो जाएंगे। फीचर्स क्या है? पॉलीफेजिया, पॉलीडिस्फेजिया और पॉलीयूरिया हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन की वजह से होगी, लेकिन ये सिम्टम्स जो होंगे ये साइलेंट होंगे। पेशेंट क्या होगा? ओबेस होगा, और ओबेसिटी का अगर शिकार हो तो ट्रीटमेंट के लिए वेट लॉस ट्रीटमेंट देनी है, डाइट और एक्सरसाइज देनी है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्लॉक है तो सल्फेनिलयूरिया और मेटफॉर्मिन देना है। 90% पीपल में यह होता है। आपका रैंडम ब्लड शुगर क्या होगा? 200 मिलीग्राम से ज़्यादा होगा, फास्टिंग 126 से ज़्यादा होगा। अगर ये ब्लड शुगर 500 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग है, हाइपोटेंशन और कोमा की कंडीशन काज करता है। यहाँ पर कीटोन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी इंसुलिन मौजूद है। अभी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस में क्या होता है? लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस में अगर बात की जाए तो यहाँ पर वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, वेसल्स की जितनी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है? वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है? नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन होती है। ये नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन मीडियम और लार्ज साइज बेसमेंट मेम्ब्रेन में इट लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू एथीरोस्क्लेरोसिस। ये एथीरोस्क्लेरोसिस काज करेगा, और एथीरोस्क्लेरोसिस से क्या आएंगी? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन आएंगी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की क्या आएंगी? कॉम्प्लिकेशन आएंगी, विच लीड्स टू डेथ। जो आगे क्या काज कर देगा? डेथ। देखिए, वेसल्स का एथीरोस्क्लेरोसिस आ रहा है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ आ रही हैं। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ जो ही आएंगी, उस पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ से क्या होगा? पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ से कार्डिक अरेस्ट होगा, और कार्डिक अरेस्ट से पेशेंट की क्या हो जाएगी? नॉन ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। नॉन इंसेमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन जो है, नॉन ग्लिसेमेटिक ग्लाइकोसाइलेशंस, अगर ये स्मॉल आर्टेरियोल्स में है, स्मॉल वेसल्स में है, अगर ये नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन स्मॉल वेसल में हो रही है तो एथीरोस्क्लेरोसिस नहीं काज करेगा, इट विल काज हार्डनिंग काज करेगा, और उसका नाम है हाइलेन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अगर स्मॉल वेसल यानी आर्टरी स्क्लेरोसिस, अगर स्मॉल वेसल्स यानी आर्टरी में है तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस काज करेगा। और साथ साथ अगर ये नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन अगर रीनल आर्टरीज को इफेक्ट कर रहा है तो रीनल आर्टरी में क्या काज करेगा? रीनल आर्टरी में ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस काज करेगा, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस काज करेगा। इसी तरह इफरेंट आर्ट्रियोल्स में भी काज कर सकता है। रीनल आर्ट्रियोल्स में एफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल्स में भी कॉम्प्लिकेशन, आर्ट्रियोल्स में भी क्या काज कर सकता है? कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है। जब इसकी हार्डनिंग हो जाएगी, जब इसकी हार्डनिंग ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाएगी तो क्या कंडीशन आएगी? तो इट विल लीड्स टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स आएंगे, और उस नेफ्रोटिक सिंड्रोम से क्या आएंगे? नोड्यूल्स अपीयर होंगे। कहाँ पर? ग्लोमेरुलाई में। ग्लोमेरुलाई में नोड्यूल्स अपीयर हो रहे हैं। ग्लोमेरुलाई में क्या हो रहा है? यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स अपीयर हो रहे हैं। ये नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन, फिर यही नॉन एंजाइमेटिक, इसके साथ साथ रीनल आर्टरी हुआ। यही नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन क्या करेगा? अगर हीमोग्लोबिन की नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन हो गई तो ये क्या काज करेगा? इट विल प्रोड्यूस, हीमोग्लोबिन क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। जब ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हुआ, विच इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन, विच इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन 1C, तो ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या होगा? ये एक इट एक्ट एज अ मार्कर, ये मार्कर के तौर पर आता है, और फिर मार्कर के तौर पर पता चल जाता है कि ये डायबिटिक का पेशेंट है।
देखते जाएं, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ रही है, वेसल बेसल मेम्ब्रेन नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन हो रही है। अगर स्मॉल वेसल्स है, हाइली आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, थिक मीडियम साइज वेसल है तो अथीरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर पेरिफेरल डिजीज़ से कार्डियक अरेस्ट होगा। रीनल आर्टरी में अगर हो जाए ये स्क्लेरोसिस और आर्टेरियो, अगर रीनल वेसल में स्मॉल आर्ट्रियोल में है, इफरेंट आर्ट्रियोल में है, तो वहाँ पर क्या होगा, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस काज करेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नोड्यूल्स काज करेगा। और हेमोग्लोबिन में अगर बात की जाए तो इट विल काज ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन, और ये ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन से क्या काज करता है, नेक्स्ट इंजरी काज कर देता है। अगली लॉन्ग टर्म इंजरी में फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस है उसमें आता है ऑस्मोटिक डैमेज। अच्छा, अभी ऑस्मोटिक डैमेज कैसे होता है? ऑस्मोटिक डैमेज की अगर बात की जाए तो ऑस्मोटिक डैमेज में क्या होता है, हमें पता है कि ग्लूकोज मौजूद है, ग्लूकोज जब फ्री है, ज़्यादा ग्लूकोज मौजूद है, तो ये ज़्यादा ग्लूकोज होने की वजह से इट विल इफ़ेक्ट व्हाट, इट विल इफ़ेक्ट न्यूरॉन के श्वान सेल को इफ़ेक्ट करेगा। श्वान सेल को इफ़ेक्ट करने के साथ साथ रेटिना, जो वेसल्स हैं, रेटिना के ब्लड वेसल्स, उनको इफ़ेक्ट करेगा और लेंस को इफ़ेक्ट करेगा। तो आई साइट क्या कर देगा, लॉस कर देगा। इसी तरह अगर बात की जाए तो इसके अलावा ग्लूकोज ज़्यादा है, तो ये ग्लूकोज ज़्यादा है, तो ये ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से एक एंजाइम आएगा, उसका नाम है अल्डोज रिडक्टेज। ये अल्डोज रिडक्टेज क्या करता है? अल्डोज रिडक्टेज का ये काम है कि इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, किस में, सॉर्बिटोल में। ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है सॉर्बिटोल में, क्या, अल्डोज रिडक्टेज। जब सॉर्बिटोल में कन्वर्ट हुआ तो इट विल लीड्स टू ऑस्मोटिक डैमेज। ये ऑस्मोटिक डैमेज काज करेगा, और उस ऑस्मोटिक डैमेज से क्या हो सकता है, उस ऑस्मोटिक डैमेज से न्यूरोपैथी की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इम्पोर्टेंस की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंस के अलावा ब्लाइंडनेस की कॉम्प्लिकेशन भी अपीयर हो सकती है। सारी कॉम्प्लिकेशंस, ब्लाइंडनेस हो गया, कैटरैक्ट हो गया, और इसके अलावा ये कंप्लीट कॉम्प्लिकेशन और इंजरी काज कर सकती है। किसकी वजह से? ऑस्मोटिक नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन का सिनारी हुआ। ऑस्मोटिक डैमेज में क्या होता है, ग्लूकोज क्या करता है, श्वान सेल को, रेटिना ब्लड वेसल को डैमेज कर देता है और लेंस को इफेक्ट करता है। अल्डोज रिडक्टेज कन्वर्ट करते हैं इस ग्लूकोज को सॉर्बिटोल में, और ये सॉर्बिटोल ऑस्मोटिक डैमेज काज कर सकता है, न्यूरोपैथी, इंपोर्टेंस और ब्लाइंडनेस, और उसके साथ साथ कैटरैक्ट की कॉम्प्लिकेशन काज कर देता है।